कल देर रात केंद्रीय कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है और ये जगह लेगा एनपीएस और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। जैसे ही ये कैबिनेट से मंजूरी मिलती है उसके बाद के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका ट्वीट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या ये जो सरकार का लिया गया फैसला है वह कितना फ़ायदेमंद होगा। एनपीएस अच्छा था, ओपीएस अच्छा है या यूपीएस देश के नागरिकों के लिए या केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बेनिफिशियल होगा। हम ये और भी सारी इसकी विशेषताओं को बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इस योजना को यानी कि इस स्कीम को किस तरीके से तैयार किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ लगभग 100 बैठकें हुई केंद्रीय कैबिनेट के साथ और उन सहमतियों के आधार पर इस पेंशन स्कीम को तैयार किया गया है। यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका डायरेक्ट फ़ायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। अगर इस स्कीम को राज्य सरकारें भी लॉन्च करती हैं तो लगभग 90 लाख लोगों को इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस स्कीम का फ़ायदा क्या होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले क्या था कि 1 जनवरी 2024 से जिन भी कर्मचारियों ने, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, उनके लिए पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लागू नहीं किया गया था। अब वो एनपीएस का लाभ ले रहे थे और जैसे ही ये स्कीम लॉन्च हो रही है यूपीएस यानी कि उसका फ़ायदा एनपीएस कर्मचारियों को भी मिलेगा। वो एनपीएस या यूपीएस इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो यूपीएस है ये केंद्र सरकार की ओपीएस से मिलता जुलता है, बस इसको अलग तरीके से पेश किया गया है और यहाँ पे क्रेडिट जो है आरबीआई और वर्ल्ड बैंक को दे दिया गया है। तो आप कितना सहमत हैं आप मुझे बता सकते हैं। चलिए जानते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। कोई भी कर्मचारी जो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स में आता था उसको जब वो रिटायरमेंट होता था तो रिटायरमेंट के समय जो उसका अंतिम वेतन था उसका 50% उसको मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। यानी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये थी उसकी अंतिम मंथ में, यानी कि जब वो रिटायर होने वाला था उस समय, तो उसका 50% कितना होगा, 50%, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये मासिक पेंशन ओपीएस के तहत मिलता था। ठीक इसी प्रकार से यूपीएस में भी ऐसा ही किया गया है कि 25% जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं कि कम से कम आपने 25 साल की सर्विस पूरी की हो। अगर आपने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो लास्ट के 12 महीनों में, जब आप रिटायरमेंट के लास्ट के 12 महीनों में जो आपकी सैलरी है उसका 50% आपको मिल जाएगा। सपोज कि आपकी सैलरी लास्ट के 12 मंथ में 1 लाख रुपए थी तो आपका जो भी मासिक पेंशन बनेगा वो 50,000 रुपये बनेगा। किसके तहत? यूपीएस के तहत, यानी कि एकीकृत पेंशन स्कीम के तहत। और जिन लोगों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है उनको मिनिमम 10,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी जो है प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ कि अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाए किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के साथ, उसकी मौत हो जाती है तो उसके जीवन साथी को उसकी अंतिम सैलरी का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति 59 साल का था, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए और उसकी सैलरी उस समय 60,000 रुपये थी तो जो भी पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 36,000 रुपये। यानी कि 60,000 का 60% कितना होगा, 36,000। तो यानी कि जो भी अंतिम सैलरी होगी उसका 60% जो है पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने 10 साल मिनिमम सेवा पूरी कर ली है और उनको वीआरएस चाहिए या फिर वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी 10,000 रुपये निर्धारित है कि 10,000 रुपये कम से कम आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आपके ऊपर महंगाई भत्ता भी लागू होगा। उस महंगाई भत्ते को लागू करने के लिए भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई को लागू किया गया है और वो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो
सीपीआई आता है उसके आधार पर जो है महंगाई को डिसाइड किया जाएगा और उसको पेंशन के साथ भी एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई विशेषता पेंशन स्कीम, यानी कि जो निश्चित पेंशन है वो बता दिया गया कम से कम आपको 50% मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने 25 साल पूरा कर लिया है तो। अब देखते हैं कि ये स्कीम्स किस तरीके से होगी। जो 2004 से पहले वाले हैं उनके ऊपर ओपीएस तो लागू ही है, तो उनको परेशान होने की तो आवश्यकता है ही नहीं। फिर ये जो महंगाई राहत है इसके लिए इन लोगों ने किसको बनाया है, AICPI-IW को बेस बनाया है। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बात आपको याद रखना है। जो भी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम देंगे उनके लिए ये फैक्ट याद रखना है कि जो पेंशन स्कीम है वहाँ पर महंगाई भत्ते का आधार बनाया जाएगा AICPI-IW, जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, यानी कि जो भी कर्मचारी ग्रेजुएटी को पूरा कर रहे होंगे उनको रिटायरमेंट के समय एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा, और ये पेंशन के अलावा है, ये बात याद रखना है। तो इसकी वजह से जो है, जो सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ेगा, यानी कि जो भी आर्थिक बोझ पड़ेगा वो 6,250 करोड़ रुपए का पड़ेगा पहले साल में। ठीक है, जब ये स्कीम लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू हो रही है, और उन्होंने बताया है कि एरियर्स में 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और जो पहले साल जो खर्च होंगे 6,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इस प्रारूप को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, टीवी सोमनाथन। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आपके लिए इतना ही था कि ये स्कीम कब लागू हो रही, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। और जो भी लोग एनपीएस का लाभ ले रहे हैं तो उनके पास भी ऑप्शन है कि वो या तो एनपीएस या ओपीएस, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये आपकी राय है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए क्या सही है, एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस। थैंक यू।